इसमें? सर एस चांस है हाँ बोलो। सर, वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाला। सर 80 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, पेज नंबर कितना है? सर 49। हाँ इसमें कौन सा? सर 18 नंबर लास्ट वाला। बोल रहा था फिगर्स शो वेरिएबल रजिस्टर इन डिमर स्विच। हाँ तो इसमें कह रहा है कि ये जो है हमें लेफ्ट साइड में है डिमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कांटा जो दिख रहा है तो ऐसा दिख रहा है हमें, यहाँ से एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसा ही है। यस सर। अब बोल रहे कि हम इस स्विच को किधर की तरफ टर्न करेंगे, ब्राइट के लिए तो किधर करोगे? तो इस यानी कि ये जो हमारा कांटा है वो किधर जाना चाहिए? तो यहाँ से देखो कि एक एंड यहाँ कनेक्टेड है, एक एंड यानी कि जो कनेक्शन है ए और बी के बीच में ही है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लेंथ अगर हम चेंज करेंगे, जैसे कि अगर ये कांटा का, तो रेजिस्टेंस वेरी कर रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ब्राइटनेस के लिए पावर ज्यादा होना चाहिए। पावर जो होता है आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। अगर हम इसे किसी भी बैटरी से कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो हम या फिर ऐसे कर लो, बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो बी एस आर बाई आर यूज कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बी का जो है वो फिक्स है कि बी है। अगर हमें पावर है तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, बोलो? इनवर्स का रेशियो है, क्योंकि हम बैटरी अगर लगाए हैं ए बी के बीच में, कनेक्शन फिक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये है कि जो अगर हम इस कांटे को इस साइड रोटेट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लेके आ गए, तो रेजिस्टेंस कम होगा, बोलो? दिख रहा है? अगर हम ए से ए डैश पे ले जाएंगे तो हमें इतना पोर्शन का ही रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, क्योंकि इस ए डैश से आगे जो लेफ्ट साइड का पोर्शन दिख रहा है वो हमारा सर्किट में कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें है कि पावर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो पावर बढ़ेगा, नहीं ब्राइटनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम राइट साइड करेंगे तो पावर बढ़ेगा, और लेफ्ट साइड यानी कि इसको अगर इधर की तरफ रोटेट करेंगे यानी इधर की तरफ, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यानी पावर घटेगा, यानी ब्राइटनेस घटेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कोई? नहीं सर, और कोई नहीं। ठीक है फिर। तो हम लोग पावर ये सब का चर्चा किए थे, और उसमें था कि अगर हम लोग कमर्शियल यूनिट देखते हैं तो कमर्शियल यूनिट जो था वो किलो वाट आवर था, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यूनिट में, किसी भी यूनिट में अगर हम बोलते हैं कि जो एनर्जी है जो हमारे घर में कंज्यूम हुआ है तो कितना यूनिट है, तो उसे हम लोग किलो वाट आवर बोल रहे हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर का 3 रुपये है, एक यूनिट का 3 रुपये है, तो एक महीने में कितना होगा? तो सब बाइनरी जो हम लोग लिनियर करते थे कि 5 किलो आम तो 20 रुपये में कितना, सर आपका आवाज ठीक है। कट तो कट उसी के आ टाइप रहा के है। क्वेश्चंस, एक मिनट रुक जाओ।
हेलो, यस सर। आ रहा है अब? हाँ सर। ठीक है। तो वही बोल रहे थे कि जैसे कि अगर हम घर में बिजली यूज करते हैं, तो बिजली यूज करते हैं तो उसका हमें कुछ बिजली बिल भरना पड़ता है। तो वही जो बिजली बिल का कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, तो यूनिट के ऊपर होता है कि हम कितना यूनिट खर्च किए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स करती है कि भाई एक यूनिट का इतना पैसा लगेगा, तो जितना यूनिट हम खर्च करे होंगे उतना यूनिट लगता है। तो मीटर जो है, एक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर, जो कि रीड करके हमें बता देता है कितने यूनिट हम लोग खर्च किए हैं, उसके हिसाब से बिल आ जाता है। ठीक है। तो वैसा ही है, अगर हमें मैनुअली कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, तो उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जिसका पावर रेटिंग दे रखा है 300 वाट, 220 वोल्ट। ठीक है। ये जो है वर्क्स फॉर 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे के लिए चलता है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फॉर 1 मंथ, 30 डेज, इफ रेट है, रेट जो है वो है 2 रुपीज पर किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का 2 रुपीज है। तो अगर हम इस चीज को यूज करते हैं 1 महीने तक, डेली 10 घंटे हम चला रहे हैं, तो कितना टोटल पैसा हमें जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स तो है ही नहीं। फिजिक्स में बस यही है कि पावर का फॉर्मूला क्या है। सर यहाँ एक दिन में 10 आवर्स चल रहा है ये। हाँ, 10 आवर्स पर डे। आ गया। सर ₹180। 180 आ रहा है। यस सर। ठीक है। दिख रहा है कि पावर हमें दे रखा है पर डे 10 आवर यूज हो रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम पर डे हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमें किलोवाट आवर में ही आ रहा है। सेकेंडली, अगर पूरे महीने का ही निकाल लें तो उसमें जितने भी दिन हुआ, एक दिन का एनर्जी इनटू टोटल डेज से मल्टीपल कर दिए, तो ये हमें
इतना मिल रहा है। अब दिख रहा है कि 1 किलोवाट आवर का 2 रुपये, तो टोटल कितने हैं 90। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 90 इंटू 2, यानी कि हमें दिख रहा है कि 180 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे सवाल मिलेंगे हमें, तो इस सब चीज को हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली जो है पावर निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पावर नहीं दिया रहेगा तो पावर निकाल लेंगे, पावर में टाइम से मल्टीपल करेंगे, एनर्जी आ जाएगा। 1 घंटा के लिए बोले, 10 दिन के लिए बोले, जिस जैसा भी बोले वैसा हम टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। फिर जो भी रेट दिया होगा उसके हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे अगर करंट है तो करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 तरह के पढ़ते हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड जो पढ़ते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट। थर्ड है केमिकल। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट अभी हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, और केमिकल इफेक्ट जो है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि करंट अगर हम केमिकल में पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे थोड़ा बहुत अगर नॉलेज हो तो बैटरी सेल्स के बारे में पढ़े होगे, तो उसमें बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं, सॉल्यूशंस होता है, तो उससे करंट पास होता है, तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन सब चीजों के रिलेट करता है केमिकल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में कि जैसे अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि अगर हम किसी चुंबक को ले जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ऐसा सिचुएशन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी डिवाइस हम लोग यूज करें, या पंखा हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, अगर हम लोग उसे यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसमें हीट होना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ज्यादा देर तक यूज करते हैं कोई सा भी डिवाइस, यहाँ तक कि मोबाइल भी अगर चार्जिंग में लगा दे बहुत देर तक या खुद ही यूज कर रहे हैं, पावर कंजम्पशन में हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि मोबाइल जो है हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो वही चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। यानी कि ये क्या चीज को डील करेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस heated up ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर हम लोग करंट किसी भी डिवाइस से पास करते हैं, बहुत देर तक अगर पास करते हैं तो गर्म हो जाता है, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई सा भी डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उससे अगर हम करंट पास करते हैं तो हो जाता है गर्म। ऐसा क्यों होता है, तो बोलते हैं कि कोई भी डिवाइस होगा उसके पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कोई सा भी डिवाइस है उसके पास रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करे, चार्ज फ्लो को रेजिस्ट करे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब ज्यादा हम करंट इससे पास कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अंदर जो इसके चार्ज कैरियर्स या फिर जो भी चार्जेस हैं इसमें, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं और कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, करंट अगर हम इंक्रीज करें या फिर रेजिस्टेंस हाई है, यानी कि उस जो अंदर पार्टिकल्स है, चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंडक्टर के केस में, तो वो जो होते हैं उनका जो मोशन है वो इफेक्टेड हो जाता है, आपस में बहुत जोर जोर से कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो कोलिजन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। ठीक है, कोलिजन से हीट जनरेट होता है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब इसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन से वो सरफेस से भी कोलाइड कर रहे हैं।
और हम जानते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करते हैं तो हीट थोड़ा बहुत जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा बार बार कोलिजन होते होते थोड़ा थोड़ा होते ज्यादा हो जाता है। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास कर रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा बहुत हीट मिलता है, ठीक है। वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट, ठीक है। अब ये जो हीट है ये हमारे लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। बहुत जगह हम इसे फायदा अपने पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए फायदा है, बहुत जगह बिना मतलब का होता है तो हमारे लिए नुकसान। जैसे कि अगर हमें आयरन में यूज करना हो तो आयरन में हम लोग को गर्म ही करना होता है। हीटर में यूज करना हो तो हीटर में भी कुछ गर्म खाना बनाना हो कुछ भी हो तो हमें हीट ही का जरूरत पड़ता है, तो वहां पे हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर हम बोले कि पंखा है वही गर्म हो गया, ठीक है, कॉइल जो था वो गर्म हो रहा है, तो पंखा हम लोग हवा लेने के लिए यूज करते हैं, ना कि वो गर्म होके हमें कोई फायदा नहीं दे रहा। तो वहां पे बोल रहे हैं कि जो एनर्जी है वो नुकसान हो रहा है। फ्रिज है, फ्रिज में भी गर्म हो जाता है। फ्रिज को हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को ठंडा रखने के लिए, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि वहां पे भी डिसएडवांटेज है कि गर्म हो रहा है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये जो है फायदा और नुकसान है। तो कहीं कहीं अभी हमें हीटिंग का जरूरत है और कहीं कहीं पे हमें नुकसान दिख रहा है। तो जहां जहां जरूरत है वहां वहां पे हम लोग ऐसा चीज यूज करेंगे कि भाई हमारा फायदा हो, ठीक है। तो वहां हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी तो हम वैसा चीज यूज करेंगे कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस। वहीं पे अगर हमें हीट नुकसान की तरह दिख रहा है तो हम ऐसा चीज यूज करेंगे कि हीट कम प्रोड्यूस। तो उसके लिए हीट किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो जानना जरूरी है। तो उसके लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। यानी जूल्स ने अपने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और हीट का हम हमें एक बताया कि भाई इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी इसे बोल देते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो हीट है जिसे एर्थ से लिखते हैं वो किसी भी कंडक्टर में जो करंट बह रहा है उसका आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है और समय पे भी ये प्रोपोर्शनल। जैसे कि अगर हम बोले कि पहले करंट अगर हम ज्यादा कर दे, ज्यादा करंट यानी कि फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने बढ़ा दिया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम बढ़ा दिए हैं यानी कि अगर मान लेते हैं चार्ज सेम हो यानी कि हमने स्पीड बढ़ा दिया, कम समय में ज्यादा मूव कर रहा है, तो भी कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है, और उससे हीट प्रोड्यूस होगा। तो करंट बढ़ा रहे हैं तो करंट पे कैसे फर्क पड़ता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। सेकेंड रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी कि जो फ्लो था उसे ये ज्यादा रोकेगा। ज्यादा रोकेगा कैसे, वो पकड़ के खींचता है यानी कि वो कोलिजन की वजह से ही रोकता है, तो वहां पे भी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और ऑफ कोर्स ज्यादा समय तक अगर हम यूज कर रहे हैं तो हीट थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते हमें ज्यादा हीट मिलेगा। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है और यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि H जो है इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला आता है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फाइंड किया करते थे, ठीक है। यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होता है उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है किसी भी रेजिस्टर के थ्रू, ठीक है। तो रेजिस्टर जो है यहाँ पे हीट उसमें हम लोग कितना प्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे कि आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी जो है समय है, आई करंट है और आर रेजिस्टेंस। इसे हम लोग अलग अलग तरीके से वी के टर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि पावर इस सब के लिए लिखे थे। अब जैसे हीट की बात आया तो यहाँ पे हमें हर डिवाइस ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे ये हम नहीं चाहते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल यूज करते हैं, चार्ज कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका,
तो हम नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा गर्म ही रहे, ठीक है। टीवी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो गर्म हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स यूज करेंगे जो कि जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो जो हीट होगा वो कम प्रोड्यूस हो, ठीक है। सर यहाँ क्लियरली दिख, हाँ। सर इसको वी के टर्म्स में इसके में लिखिए ना, हीट को। इसके सर वी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। तो पोटेंशियल के डिफरेंस में अगर हम लिखेंगे तो वहां पे हमें पोटेंशियल के टर्म में बात करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करंट के टर्म में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए आई स्क्वायर आर टी लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा कंडक्टर है, इसे हम किसी बैटरी भी से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें कुछ करंट आई बहेगा, इसका रेजिस्टेंस आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भी है, तो यहाँ से हम हीट ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली हर जगह हम इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर सप्लाई से रिलेटेड हम लिखे हैं। अब यहाँ पे ये लिखे हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे अगर डिवाइस हो तो उसके क्रॉस में क्या पोटेंशियल होगा, उसके टर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? सर तो एक ही बार में जो मेरा हीट है वो हम्म, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इधर हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। हाँ। तो दोनों में एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर वाले में करंट कांस्टेंट रखा गया है, नीचे वाले में पोटेंशियल कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। जैसे कि कैसे कर सकते हैं इसको, चलो इसी में हम मान लेते हैं कैसा एक सर्किट होता, ठीक है। ये भी है, ये R1 है, ये R2 है। इन दोनों में पावर अगर हम भी के टर्म में देखेंगे तो क्या क्या कहेंगे, कैसे कंपेयर करोगे, बोलो। हमें इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे तब ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, अन्यथा ये पावर वाले के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर, समझा। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इंडिविजुअल किसी भी रेजिस्टर की बात करते हैं तो उससे उस समय कितना करंट जा रहा है, कितने देर के लिए जा रहा है, यानी कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वही रिप्रेजेंट करता है फ्लो को रोकने का टेंडेंसी चार्जेस का। और जो हीट प्रोड्यूस होता है हम लोग बोलते हैं कि कोलिजन की वजह से ही हो रहा है, तो चार्ज की टर्म में बोलते हैं, तो चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर। और जब वी स्क्वायर बाई आर टी यूज करेंगे या करंट का भी, तो उस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्रॉस, या फिर कितना करंट पास कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि सबसे हम लोग हीट पसंद नहीं करते हैं कि हर एक डिवाइस हीटेड हो। हाँ, कुछ डिवाइसेस हीट हो, जितना ज्यादा हीट देगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो हीटिंग अप्लायंसेस है। तो क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो इसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो उनका कहना क्या था कि अगर हम किसी भी कंडक्टर या रेजिस्टर के थ्रू करंट पास करेंगे तो जो रेजिस्टर है वो हीट हो जाएगा, और वो हीट एनर्जी कितना होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, तो आई स्क्वायर आर टी होगा।
नाउ हम हर डिवाइस में नहीं चाहते हैं कि हीट हो, तो जिसमें हम नहीं चाहेंगे उसका रेजिस्टेंस को कम रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हम करंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करंट के रिस्पेक्ट में हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे। लो रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो हमें दिखेगा कि वो कम हीट हो रहा है। जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, तो जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनका भी रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, ठीक है? अगर हाई रेजिस्टेंस रहा तो करंट उसी से पास हो रहा है और वो हीट होके जल सकता है, टूट सकता है। कनेक्शन टूट गया तो फिर देखेंगे कि ठीक है। वर्क ऑन heating effect should have large resistance, ठीक है? उनका रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। इस पर्पस के लिए लार्ज रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एलओए यूज करते हैं, ठीक है? एलओए क्योंकि इनका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, ठीक है? एलओए का रेजिस्टेंस हाई होता है, एक तो पहला फायदा है। दूसरा ये है कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है? एट हाई टेम्परेचर, ठीक है? ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन होगा तो धीरे धीरे जो मेटल होता है वो डिटेरिएट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग जो है एलओए यूज करते हैं और मोस्टली जो एलओए में है नाइक्रोम यूज किया जाता है, ठीक है? नाइक्रोम एक एलओए है जिसे हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट के कोई भी चीज बनाना हो तो। जैसे कि अगर हमें हीटर बनाना है, ठीक है? तो हीटर में जो वायर होता है इस तरीके से लिपटा हुआ रहता है, एक चीनी मिट्टी के बर्तन में ऐसा रखा हुआ रहता है और हीट होता है। तो ये जो वायर हम लोग यूज करते हैं वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये जो है हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। दूसरा चीज कि जो हम लोग शेप रखते हैं, इस शेप के पीछे भी रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग का इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना यानी कि लेंथ को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो लेंथ को हम बहुत ज्यादा लंबा कैसे करें, ठीक है? तो लेंथ को हम अगर लंबा रखेंगे तो बहुत बड़ा डिवाइस बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग वायर को ऐसा स्पाइरल शेप में मोड़ देते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ हमें इंक्रीज दिख रहा है, इतने ही दूरी में इसका लेंथ ज्यादा दिख रहा है, ठीक है? लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि लेंथ दिख रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो अगर हमें हीटर ये सब बनाना हो तो हम लोग एलओए यूज करते हैं और नाइक्रोम वायर यानी कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता है, इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? यस। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस है, केशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो ये पहला जो है हीटर, ठीक है? जो हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं ठंडे के दिन में पानी गर्म करने के लिए या रूम गर्म करने के लिए, ठीक है? या फिर केटल, इलेक्ट्रिकल केटल यूज होता है दूध गर्म करने के लिए, मैगी बनाने के लिए। हॉस्टल में जो लोग रहते हैं लगभग यूज करते ही हैं। टोस्टर,
ठीक है, टोस्टर उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी टोस्ट करने के लिए ब्रेड ये सबको टोस्टर लोग यूज करते हैं। ओवन, ठीक है, आजकल आ गया है इंडक्शन फर्नेस, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, लेकिन उसका वर्किंग थोड़ा अलग। गीजर, ठीक है, गीजर में भी हम लोग ठंडे के दिन में पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे चीजें जो हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। इसमें जो वायर बना होता है वही ऊपर नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम वायर होता है, रीजन सेम है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम जो होता है हाई होता है और ऑक्सीडेशन इसका हाई टेम्परेचर पे बहुत कम होता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, आजकल वाला तो एलईडी आ गया है, तो एलईडी तो कुछ और फंक्शन होता है। हम पुराने वाले बल्ब की बात कर रहे हैं। ये जो ऐसा एक बल्ब दिखता था पहले, ठीक है, आजकल भी मिलता है। तो ये बल्ब होता था, ये जो हम बोलते थे ये फिलामेंट है। और ये जो फिलामेंट हम लोग बनाते हैं ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन फिलामेंट होता है। टंगस्टन इसलिए यूज होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, यानी कि टंगस्टन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है उसका हाई होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। रेजिस्टेंस से तो हम समझे कि चलो भाई हम करंट पास कर रहे हैं तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे, इसलिए हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए क्योंकि अगर वो हीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर हीट हो रहा है तो मेल्ट भी हो सकता है। मेल्ट हो गया यानी कि फ्यूज हो गया। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मेल्टिंग को ही बचाने के लिए हम लोग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हाई रखते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट लो हो और उससे ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो ये जो मेटल है मेल्ट कर जाएगा, तो कनेक्शन हमारा टूट जाएगा। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हम लोग हाई वाला यूज करते हैं। फिर से इसका शेप के ऊपर अगर देखा जाए तो इस तरीके का शेप इसीलिए होता है क्योंकि हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा चाहते हैं। तो लेंथ बढ़ाने के लिए, और ये पतला सा बहुत ही पतला होता है ये। ठीक है, यानी कि इसका थिकनेस जो है बहुत कम होता है, इस तरीके का रहता है। ठीक है, यानी कि वेरी थिक होता है, बहुत ही थिन होता है। तो क्यों होता है, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे ऐसे इसलिए रखते हैं ताकि ए को हम घटा दिए हैं, एल को अगर हम बढ़ा दिए हैं तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया होगा। तो इसी वजह से ऐसा शेप रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस भरे जाते हैं, यानी कि इसमें अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें गैसेस जो होते हैं न्यूट्रल गैस भरे जाते हैं, यानी कि जो रिएक्शन ना करे, ऑक्सीडाइज ना करे। ठीक है, तो न्यूट्रल गैसेस में आर्गन, नियोन या फिर नाइट्रोजन भी कभी कभी भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये भी जो है इनर्ट गैस होता है। बाकी नियोन, आर्गन ये सब चीज तो हम लोग बोलते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, यानी कि रिएक्शन वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, या इनके मिक्सचर्स को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये सब जो गैसेस हैं ये अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं। ठीक है, जिसे इनर्ट भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, तो न्यूट्रल, इनर्ट, अनरिएक्टिव, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं ये लोग। तो ऐसे गैसेस को हम लोग इसमें इसलिए पुट करते हैं सो डेट टंगस्टन डज नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है,
हम लोग ये इसलिए डालते हैं ताकि जो टंगस्टन है ऑक्सीडाइज ना करे। ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका जो कुछ ऊपर वाला सरफेस है वो केमिकल रिएक्शन शो करने लगेगा और वो डिटोरिएट होके फिर से ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो बल्ब जो है उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो वायर यूज करते हैं वो टंगस्टन। एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि हीटर में ही जब हम यूज कर रहे होते हैं तो जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, कनेक्टिंग वायर डज नॉट हीट अप। ठीक है, ये चीज पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही है कि ये जो हम हीटर के जो हीटिंग अप्लायंस है वो नाइक्रोम वायर के बनाए होते हैं जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। सेम करंट अगर इससे भी पास कर रहे हैं, इससे भी पास कर रहे हैं, दोनों से सेम करंट हम पास कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायर है नाइक्रोम वाला वो हीट हो जा रहा है, लेकिन ये कनेक्टिंग वायर हीट नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि इट इज मेड ऑफ कॉपर। कॉपर का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है इज लो। ठीक है, कॉपर का बना होता है मोस्टली, या फिर एल्युमिनियम का। तो कॉपर जो होता है ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी हाई होता है, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई गोल्ड सिल्वर इन सब का मिलता है, लेकिन हम लोग वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों बताओ? सर एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, और मान लो अगर कार हम बाहर टांग के गए तो पता चला फिर उस कुछ देर में कोई उससे काट भी ले गया। ठीक है, तो इसलिए कॉपर का यूज होता है या फिर एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। सर और कहाँ है? हाँ, सर लेकिन अगर माइक्रोम वायर सर कोई मान लीजिए हीटिंग अप्लायंस है तो सर उसमें हम्म, तो कॉपर या एल्यूमिनियम से ज्यादा तो माइक्रोम वायर बेनिफिट करेगा ना। क्या चीज होगा नाइक्रोम का? सर कोई हीटिंग अप्लायंस जैसे हीटर हो गया तो हम्म सर अगर कॉपर या एल्यूमिनियम वायर रहा और हम्म माइक्रोम वायर दोनों कंपेयर करेंगे तो माइक्रोम वाला ज्यादा फायदेमंद होगा ना सर। ज्यादा फायदेमंद है। मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस तो माइक्रोम वायर से ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाई है। हाँ, तो तो फिर सर हम नाइक्रोम। एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं? हाँ, तो फिर सर कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जाता है? कॉपर एल्युमिनियम कहाँ पे यूज किया जाता है? कनेक्शन के लिए ना। जैसे कि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो अंदर जो वायर यूज होता है वो नाइक्रोम का ही यूज होता है या कोई एलॉय होता है, लेकिन यहाँ जो कनेक्शन हम ले रहे हैं ये जो यूज होता है ये कॉपर है, और ये जो है नाइक्रोम। हम इसे तो हिट नहीं करना चाहते हैं, जो सर अंदर है इस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम कनेक्टिंग वायर में कॉपर यही सब यूज करते हैं, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है इसे हम बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, उसमें हम लोग नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। इसके बाद है थर्ड एप्लीकेशन फ्यूज में। ठीक है, फ्यूज जैसे अभी वाले टीवी ये सब का तो पता नहीं, पुराने वाले टीवी में जो है ऐसा एक रहता था, इन्वर्टर होता है उसमें भी लगा होता है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है। इसमें ऐसा एक वायर कनेक्टेड होता है, ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, या फिर जहाँ पे हम लोग सर्किट यूज करते हैं तो वहां पे ऐसा एक प्लग होता है जो लगा होता है, देखे होगे, ये चीनी मिट्टी का बना होता है दो। इसको अंदर अगर हम पुट करते हैं तो भी घर में भी करंट बहने लगता है, देखे हो? तो इसके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक एक वायर जुड़ा हुआ रहता है। इस तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ये सब फ्यूज है। ठीक है, फ्यूज जो होता है जैसे कि घर में कहीं भी कोई सा भी डिवाइस होता है, आजकल जो महंगे महंगे डिवाइस होते हैं हर डिवाइस में लगभग लगा होता है फ्यूज।
जैसे फ्रीज, टीवी, कूलर ये सब में लगा होता है, कूलर का पता नहीं, एसी ये सब में लगा होता है कि अगर अचानक से करंट बढ़ जाए सर्किट में, ठीक है, तो फ्यूज वायर का ये टेंडेंसी होता है कि बाकी सब वायर से पहले यही मेल्ट कर जाए, ठीक है। यानी कि फ्यूज का जो यूज होता है पहले तो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग या एप्लियंसेस, ठीक है। हाउस होल्ड वायरिंग में जो है उसे या एप्लियंसेस के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वायर होता है इसका टेंडेंसी ऐसा होना चाहिए कि अगर हीट बढ़े, करंट बढ़े, तो सबसे पहले यही मेल्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो बोल रहे हैं ये हमारा फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए क्योंकि जल्दी मेल्ट करे। और ये जो है हम घर में जो भी वायर यूज करे होते हैं उससे जल्दी मेल्ट करने का टेंडेंसी होना चाहिए, यानी कि इट शुड मेल्ट बिफोर वायर यूज्ड फॉर इन केस ऑफ ठीक है। अगर करंट जल्दी से बढ़ जाता है तो करंट बढ़ेगा, अदर तो हीट बढ़ेगा, तो अदर अप्लायंसेस खराब ना हो, जले नहीं, वायरिंग ना जले, तो ये फ्यूज लगा होता है कि ये जो है पहले ही जल जाए, यानी कि हमारा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ये लो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि मेल्टिंग पॉइंट should be less than melting point of कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जनरली कॉपर ही होता है तो हम यहाँ कॉपर यूज कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम जो भी यूज कर रहे हैं घर में, फ्यूज के तरफ है तार अगर यूज कर रहे हैं तो वो हम लोग थोड़ा ऐसा यूज करते हैं कि जल्दी ही मेल्ट कर जाए, यानी कि उसका थिकनेस थोड़ा कम ही रखते हैं, ठीक है। थिकनेस कम रहता है तो जल्दी मेल्ट करता है, इस वजह से। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो फ्यूज वायर का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है कि इसके दो कंडीशन होने चाहिए। एक तो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए लेस देन कॉपर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमारा दो रिक्वायरमेंट होगा कि अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज हमें होना लगना चाहिए, यानी कि फ्यूज वायर जो है ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करने चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास के करंट में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है कि करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, फिर वहां से रेजिस्टेंस का जो टर्म आया वो रेजिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन और फिर कंबाइंड कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। उसके बाद अगर करंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है तो उससे एनर्जी पास होता है, तो पावर डेवलप होता है, तो पावर एनर्जी हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात हुआ। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा कि ये हीटिंग इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो और बुक को सॉल्व कर लो और बुकलेट भी, ठीक है। तो दोनों को कंप्लीट कर लो और जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसे पूछ लो, ठीक है। अभी तक जितना पढ़े उसमें कोई दिक्कत? बोलो।
नहीं है। ठीक है फिर, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हो कि पहले वही आएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सब चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर से मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज क्या बोलते हैं, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कब आ रहा है? डिलीट हो गया, हाँ, सर डिलीट हो इसको गया। उड़ा दिया है। उड़ा दिया, चलो ठीक है। नहीं तो सोर्स ऑफ एनर्जी खुद से ही पढ़ने बोलते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ है नहीं, और ज्योग्राफी में भी पढ़े ही होंगे, फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे के लिए काम करेगा, डिलीटेड है तब भी, बस सर रीडिंग डाल लेना हो जाएगा। हाँ सर आप लाइट पढ़ाइएगा तो ह्यूमन आई पढ़ाइएगा क्या? हाँ, पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जितना है वो हम। हाँ, आ नहीं रहा है वो, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, अब जैसे कि अभी नहीं आ रहा है, आगे 12th में जाओगे तो चीज फिर से है। ठीक है, तो जानकारी रहना चाहिए ना कि है क्या चीज। ठीक है, तो पढ़ लेंगे, एक दो लेक्चर तो जो ज्यादा लगेगा, और क्या। ठीक है, ठीक है फिर आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, और वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ लो, एक बार पूरा सॉल्व कर लो, और जहाँ कहीं भी कोई भी कष्ट हो तो उससे पूछ लो। ठीक है, ठीक है फिर।